जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के साइंस को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। जो रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से आपका 3200 प्लस जो है साइंस का बुक जो है साथियों आया था। और मैं आपको बता दूं कि इस बुक के अंतर्गत आपका जो है बीएसएससी थर्ड सीजीएल का भी क्वेश्चन पेपर आपका दिया गया है। और साथ ही आपका बीएसएससी के अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर आपका पूछा गया था इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। और साथ ही आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, जिसमें कि टोटल ओवल ओवर अगर हम बात करें तो 3200 प्लस आपका साइंस आपको दिया गया है। तो इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और देखिए इस बुक का जो है आपका लगभग अगर हम लोग बात करें तो 50 प्लस आपका जो है सेट आपका अपलोड हो गया है, जिसमें कि अप्रॉक्स जो है लगभग अगर हम बात करें तो इसमें 100 सेट आपको दिया गया है। तो आज हम लोग जो है 55 प्लस सेट को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। सभी क्वेश्चन आपको बनाते चलना है। तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। तो देखिए दोस्तों आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीप ने जो है साथियों आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कब किया था साथियों, अगर आपको ये पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे 19वीं सदी में जो है मेंडलीप के द्वारा आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेग यानी वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यह आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों हमें निकालना है यहाँ पर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। m की अगर हम बात करें तो 13 आपको दिया गया है और v स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू आपका यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, राइट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। इसका जो आएगा आपका 162 पॉइंट आपका 5 जूल आ जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि परम मस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, क्योंकि मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो है भाग आपका नहीं होता है। सबसे अगर हम बड़ा भाग की अगर साथियों बात करें तो याद रखेंगे आपसे लोग ये आपके पार्श्व मस्तिष्क होते हैं जिसे जो है शरीर का कहा जाए तो मानव जो है आपके जो मस्तिष्क है इसका सबसे जो बड़ा भाग होता है आपका ये आपका प्रमस्तिष्क होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका गलत आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान है। तो देखिए साथियों मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि जब भी कभी सपोज कीजिए कि जैसे कि यहाँ पर आपको जो है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो कैल्शियम का आपका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए 20 होता है। तो सिंपली इसमें आपको 2 से गुना कर देना है, तो 20 दूना यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। तो यही आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। अब जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आपको पूछा जाता है कि जो आपके क्लोरीन होते हैं 17, इसका अगर परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा जाता है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जब भी कभी विषम संख्या आपको दिया रहे यानी सम संख्या नहीं दिया रहे तो 2 से सिंपली आपको गुना करके इसमें जो है आपको एक को आपको क्या करना ऐड कर देना। तो ये आपका हो जाएगा 35। लेकिन क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये एक अपवाद के रूप में ले सकते हैं। ये लगभग आपके 35 आपके जो है 5 इसका द्रव्यमान आपका होता है एग्जैक्ट। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो साथियों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथियों अगर हम सूत्र की अगर हम बात कर लें तो इसका जो सूत्र फॉर्मूला होता है ये आपका CaSO4 इंटू आपका जो है हाफ H2O आपका होता है। ध्यान रखेंगे CaSO4 हाफ H2O आपका जो है कैल्शियम आपका जो है सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है आपके सूत्र होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि जो है कौन सा विधान सत्य है, ये आपको हमारा बताना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सभी ऑप्शन को पहले। तो हमारा ऑप्शन में दिया गया है कि पदार्थ के, देखिए सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और ऐसा
कहा जा रहा है कि और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। अब आप सभी लोगों को पता नहीं ये सही कहा जा रहा है या फिर आपके गलत कहा जा रहा है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और ऐसा देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। सेकंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि यह पदार्थ का वह गुण है, देखिए दिया गया संपीड़ितता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न जो ये आपको दिया गया, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका साथियों करेक्ट दिया गया। थोड़ा सा टाइम देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे, नहीं तो फिर आपको सेट जो है आपको एंड तक आपको काफ़ी ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दृढ़ता को लेकर के आपका पूछा गया था। मतलब दृढ़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ों का जो जटिलता होता है, इसी को हम लोग कहते हैं दृढ़। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका गैस का चर्चा किया गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला हम बात करें तो संपीड़ितता को लेकर के कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका लिखा है कि यह पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, बिल्कुल पाए जाते हैं, और ऐसा हमें दैनिक जीवन में जो है गैस सिलेंडर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जो है रिपीट करके इसको अच्छी तरीके से एक बार आप लोग कवर करना। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल का नियम। देखिए जूल का नियम, इसका फॉर्मूला जो आपका होता है H बराबर आपका I² RT आपका होता है। ये भी आपका जो है जूल से ही आपका हीटिंग इफेक्ट से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों के बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग डैश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, ये कभी भी जो है उसके द्रव्यमान के योग पर डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, और यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से जो है कौन सबसे कमजोर बल है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होते हैं ये सबसे ज़्यादा कमजोर बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण की अगर हम बात करें तो जी होता है। इसका वैल्यू की अगर हम बात करें तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो होता है ये आपका kg स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोग जो है इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। तो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। और देखिए चाकू से काटे जाने वाले धातु भी आपके जो है सोडियम होता है, और ये काफ़ी ज्वलनशील होने के कारण से इसे जो है केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है, और BSSC जो आपका 4th CGL का वैकेंसी आ रहा है इसके लिए भी ये साइंस आपका जो है काफ़ी इंपोर्टेंट आपके होंगे, तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम बात करें तो ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। जब भी कभी रेसिस्टेंस आपका प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है, वैसे केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आपके कट जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश समूह 17 का सबसे कम क्रियाशील मूल तत्व है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे कि 17 के अंतर्गत जो रखा गया है
इसमें केवल हेलोजन तत्व को आपके रखे गए। तो हेलोजन तत्व की अगर हम बात करें, इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपके होते हैं ये कौन से आपके होते हैं, तो देखिए आपका फ्लोरीन होता है। सबसे ज़्यादा ऋणात्मक गुण को जो प्रदर्शित करता है ये आपके क्लोरीन करता है। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि जो है आपका सबसे कम जो है क्रियाशील मूल तत्व क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा किया जाता है। साथियों याद रखेंगे जाइलम के द्वारा जल का चढ़ाव केशिकत क्रिया के द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा जो है जो भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण से जो भी उसमें जो है खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है वो फ्लोएम के द्वारा संचालित किया जाता है। चालनी नलिकाएं जो होता है ये आपके फ्लोएम में पाए जाते हैं। फ्लोएम और जाइलम को जटिल उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के हस्तांतरण को डैश कहा जाता है, तो सती से हम लोग कहते हैं परागकण, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो देखिए दोस्तों फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब तक कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, वैसे केस में कार्य जो है शून्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये mgh होता है, इसको याद रखेंगे, न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में से एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। साथियों हमारा क्वेश्चन है कि जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न के अनुपात में पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिकों का। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सीरिया। देखिए सीरिया का जो पौधा होता है इसे थैलोफाइटा के समूह में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो आपके सीरिया जो आपको रिसिया जो दिया गया है, रिसिया ये जो आपके साथियों होता है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपका आता है और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत उन्हीं जीवों को जो है उन्हीं जो है पौधों को सम्मिलित किया जाता है जो कि क्या होते हैं कि जल में भी रह सकते हैं और साथ ही जो है थल पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कायम रख सकते हैं। ऐसे जो है चीज़ों को ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपके रखे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कहा जा रहा है कि कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकेंड है, तो वस्तु की आवृत्ति क्या होगी ये आपको पर पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन अब आपसे बनने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी होने लगा है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस बुक को कवर करने के बाद डेफिनेटली आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है साइंस में आपका बेहतर जो है परफॉर्मेंस आपका होंगे। तो आप लोग जो है सेट भी लगाते हैं, तो जिस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपका जिस भी टॉपिक से अगर रेयर केस में अगर आपका छूटता है तो उस टॉपिक को जो है कवर करने का प्रयास करें। तो साथ ही हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो n बराबर 1/, आपका टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि 0.4 आपको जो है सेकेंड में कहा जा रहा है कि तरंग की आवृत्ति क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ऊपर देखिए आपका 1 हो जाएगा और नीचे में आपको 0.04 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से आपका 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेट में एंटर कर चुके हैं, तो काफ़ी जल्दी हम लोग को जो है टारगेट है कि इस बुक को एंड करना है। उसके बाद जो भी स्पीडी पब्लिकेशन का आपका आया है ये भी आपका कंटिन्यू रहेगा। तो किसी भी बुक को अगर आप लोग लगाते हैं तो कंटिन्यू इसको लगाया कीजिए और पूरा इसको जो है एंड करके एनालिसिस इसका जरूर आप लोग किया करें। और जो है आपको जिस भी कैंडिडेट को जो है फुल प्रैक्टिस सेट अगर आपको लगाना है तो आप सभी लोगों को जो है 7050513705 पर आपको व्हाट्सएप करना है। आपको टेलीग्राम पर जो है प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट है पूरा आपको PDF आपको वहाँ पर जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों दिया गया है द्रव्यमान आपको दिया गया है, इसका भार बताना है, यानी W बराबर mg आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर m की बात कर ले तो 10 दिया गया है, g का यहाँ पर आपको 10 लेना है, तो आपका कितना हो जाएगा 100 आपका
देखिए आपको पूछा जा रहा है भार पूछा जा रहा है, भार का जो यूनिट होता है साथियों ये आपका न्यूटन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन और जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है। तो साथियों स्टारफिश की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में त्रिबंध होता है। साथियों त्रिबंध की अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो है प्रोपाइन जो होते हैं ये आपका त्रिबंध होते हैं, प्रोपाइन में त्रिबंध आपके होते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोपाइन में आपके त्रिबंध आपके होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है। तो देखिए कार्बन का सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो कार्बन का आपका देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो कार्बन का देखिए 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है तो 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसका 8 दूना इसका कितना हो जाएगा 16, तो ऐड करेंगे इसको 28 हो जाएगा। तो ये सभी न्यूमेरिकल आपका जो है बिल्कुल आपका बनेगा, प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप 20+ अगर स्कोर इसमें अगर आप कर पा रहे हैं साइंस जो आपके पूछे जाएंगे BSSC के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट की जो है कामना भी आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट पूछा रहे कि दर्पण सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/u + 1/v/1/f, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे ऑटोमोबाइल का ऑडियोमीटर किसका मापन करता है। तो देखिए दोस्तों ऑडियोमीटर जो होता है ये दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर जो है स्पीड को इंडिकेट करता है। किसी प्रतिरोधक से प्रभावित धारा किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर आपका साथियों हो जाएगा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसका यूनिट आपका ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो ओम मीटर होता है। तापमान का केल्विन होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साथियों बार बार मैंने आपको रिपीट किया हुआ है कि किसी भी सेल के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साथियों, तो ये आपके धातु के अंतर्गत आते हैं। जबकि 4 होते हैं तो उपधातु, 4 से अधिक होता है तो अधातु, जबकि 8 होता है तो ओकिरी होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो देखिए प्रमस्तिष्क मांसपेशियां की गतिविधि का समन्वय करता है, ये चीज़ें आपका यहाँ पर जो है गलत दिया गया। बाकी जो भी स्टेटमेंट आपका है इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। कहा जा रहा है कि यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैसों को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि लवण का pH मान 7 है तो वह लवण बनता है। तो देखिए लवण का अगर pH अगर आपका मान जो है 7 है तो यह लवण की अगर हम बात करते हैं, ये परवल जो है, लवण और प्रवल जो है आपके क्षार के अंतर्गत आपके आते हैं। प्रवल लवण और प्रवल आपके क्षार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, 2 ऑप्शन तो आपका कट जाएगा, तो प्रवल अम्ल एवं आपका जो है प्रवल क्षार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व धातुओं के वर्ग में से नहीं है। तो देखिए धातु के वर्ग के अंतर्गत जो है कौन नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 2, 8, 8 और आपका जो 8, 8, 16, 2, 18, 2, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं आता है। तो साथ ही याद रखेंगे कैल्शियम आपके नहीं आते हैं। तो बाकी जितने भी आपका दिया गया ये सभी आपके क्षार धातु के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी जो आपको साथियों दिया गया है ये सभी ओकिरी गैस है। जबकि जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक आपके जो है धातु है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कहा जा रहा है कि कार्यान्वित होती है। स्वैच्छिक मतलब होता है जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप करते हैं, ये स्वैच्छिक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो दिया गया है मेढक का कूदना, तो ये देखिए आपके स्वैच्छिक मांसपेशियां के अंतर्गत आपके आएंगे। इसके अलावा दिया गया है कि पेट में भोजन की गति, तो देखिए पेट में जो भोजन की गति होता है ये आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं। अगला हमारा दिया है दिल का धड़कना, तो ये भी आपके ऑटोमेटिक होते हैं। इसके अलावा हाथ से लिखना, तो ये भी आपके जो है ऐच्छिक के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी तत्व की संयोजक शक्ति डैश कहलाती है, यानी क्या कहलाता है, यानी क्षमता क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी तत्व की संयोजक की जो शक्ति होती है इसे हम लोग कहते हैं संयोजकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा JBS हल्दाने, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए मुकुलन जो होते हैं, हाइड्रा जो है एक प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं जो आमतौर पर मुकुलन के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है, जी का मान आपको दिया है। तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है आपका, सॉल्व कीजिए इसको और बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि इसकी गति क्या होगा, ये नहीं आपको भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं v बराबर हम लोग करेंगे u प्लस आपका जो है gt का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर u की अगर हम बात करें तो u जो यहाँ पर आपको दिया गया, मतलब u जो आपका प्रारंभिक जो वेग होगा आपका, ये आपका 0 हो जाएगा। और g की अगर हम बात करें तो 10 यहाँ पर लेने को कहा जा रहा है और 0.8 सेकेंड में निकालना है। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 10 कैंसिल आउट होगा, 8 इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका कहलाता है जड़त्व का मापन। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न हमारा कि 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो बस्ती में निहित गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो हाफ mv² आपका हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू आपका 14 और यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 7 बार में, 7 × 5 आपके 35। यहाँ पर देखिए इसका आंसर नहीं आ रहा है, ये देखिए आपका 5 × 5 आपका 2 बार होगा। तो देखिए 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 7 कीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का सही मात्रक क्या है। तो साथियों त्वरण यानी एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर लें तो ये आपके जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब साथियों हम लोग जो है फिर से जो है हम लोग नेक्स्ट सेट में जो है एंटर कर चुके हैं और ये आपका तीसरा सेट अब कवर होगा। तो हमारा प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम्ब है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा की गणना करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो साथियों Q बराबर आपका फॉर्मूला होता है IT। तो यहाँ पर आपको देखिए जो है 300 कूलम्ब आपको दिया गया है 300। I की अगर हम बात करें तो I हमें निकालना है, यहाँ पर आपको दिया गया है 10 मिनट। इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 10 आपका नीचे आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको नीचे ले आते हैं। तो 300 अपॉन आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपको दिया गया है साथियों ये आपका मिनट में दिया गया, तो इसे में सेकंड में लेकर के जाना है। तो हम लोग जो है 60 से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए उसको कैंसिल आउट कीजिए, 00 से 00 आपका कट जाएगा और ये आपका 0 पॉइंट आपका जो है 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति और जो है वेग के संबंध को दर्शाता है। इसके लिए मैंने एक जो है आपको टेक्निक बताया था, जो कि आप इसको जो है याद रखते हैं तो कोई भी इक्वेशन अगर आपका आता है तो बिल्कुल आप लोग बना लेंगे, नहीं तो फिर आपको अलग अलग इक्वेशन के लिए आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर साथियों मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम लोग जो है ए को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ए को खत्म करते हैं और यहाँ से हम लोग जो है यू को खत्म करते हैं। क्या करते हैं, यू को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए जो है पूछा जा रहा है
स्थिति, स्थिति का मतलब आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपका विस्थापन, और वेग। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि स्थिति और जो है आपका वेग को कौन बता रहा है, तो यही फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की अगर हम साथियों बात करें, इसमें आपको यू को खत्म करना है, ए को खत्म करना है। तो ये देखिए वेलोसिटी और आपके जो है समय को इंडिकेट करेगा। तो इसी प्रकार से कोई भी इक्वेशन आपका आता है तो इसमें सिंपली आपको ए को आपको हटा देना है और यू को हटा देना है, जो बचेगा वही आपका जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डैश का लवण है। तो देखिए अगर 12 है तो साथियों आपका जो है दुर्लभ अम्ल आपका होगा और साथ ही प्रबल आपका क्षार होगा। क्योंकि 7 से अगर अधिक जाएगा, 7 से अधिक जाएगा और तो ये आपका जो है क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा, और 7 से कम रहेगा तो ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो 7 से यहाँ पर आपका 12 दे दिया गया है, तो यानी कि आपके प्रबल आपका क्षार होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे राइट हैंड की तरफ तो क्या होगा, आपका क्षार के गुण को ज़्यादा बढ़ावा देगा, तो इस प्रकार से प्रबल होगा और ये आपका दुर्बल अम्ल होगा। तो इसके हिसाब से आप लोग जो है इसका याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि पीतल के घटक क्या है। तो देखिए दोस्तों इसमें कॉपर और जिंक होता है। कॉपर जिंक ढूंढ लीजिए। तो कॉपर और जिंक यानी तांबा और जस्ता हो जाएगा। कॉपर यानी तांबा की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपका जो है 70% आपके तांबा पाए जाते हैं। जिंक की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है 30% आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरें। कहा जा रहा है कि न्यूटन का गति का पहला नियम एक माप है। न्यूटन गति का जो फर्स्ट लॉ है हमारा, ये साथियों बल की परिभाषा देता है। कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि इस पर बाह्य बल न लगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क, अर्धगोला, अर्ध का जर की गोलार्ध कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर साथियों जो है गलत आपको दिया गया, बाकी सभी स्टेटमेंट आपका राइट है। अगला प्रश्न हमारा कि 11 kg की एक वस्तु, ये देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए बताना है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले परनोद प्रति इकाई क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए परनोद का मतलब होता है जैसे कि आप पंप से अगर आप हवा को भर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हवा होता है ये क्या होता है कि पंप के अंदर से अगर देखा जाए तो आंतरिक भाग की ओर से सभी दिशाओं में ये बल लगाता है, जिसे हम लोग कहते हैं परनोद बल। तो यहाँ पर आपका देखिए परनोद बल की अगर हम बात करें तो पूछा जा रहा है कि इसका जो है इकाई क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो साथ ही याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं दाब। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अंदर की ओर से आपके दाब लग रहे होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। तो दोस्तों डबल बॉन्ड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन में जो है आपके डबल बॉन्ड होते हैं। इसका आप लोग चाहो तो इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो C3 आपका H6 आपका प्रोपीन का होता है। तो 3 आपको यहाँ पर कार्बन लगाना है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि हाइड्रोजन जो है हमें 4 चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आप लोग लगा दो। तो यहाँ पर आपका देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लगाना है, यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो टोटल हमें 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो देखिए आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका 6 आपका हो चुका है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि यहाँ पर 1 कार्बन और ले लेते हैं, क्योंकि 3 कार्बन आपको दिया गया है। तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर अगर देखें तो इसको यहाँ से आप देखिए आपका मिस हो रहा है। देखिए हमें बनाना है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए C आपको 3 दिया गया है और आपका H आपका 6 होता है। इसमें डबल बॉन्ड कैसे होता है, यहाँ पर आपका देखिए C उसके बाद आपका C हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन हो गया आपका। यहाँ पर लगाएंगे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर लगाएंगे 5 हाइड्रोजन, और यहाँ पर अगर लगाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, टोटल आपका 6 आपका हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले आपको लगा लेना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका फिर जो है आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डबल बॉन्ड के बाद आपका 3 पुर गया, 1 2 3 4 5, और ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें जो है आपका डाउट आपका है प्रोपीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया था साथियों क्वेश्चन में आपका कि जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है डबल बॉन्ड होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है प्रोपीन में होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका C3H इसका 7 आपका फॉर्मूला होगा, तब ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चूँकि हम 7 जो है हाइड्रोजन को अगर भी उसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आप लोग जो है 7 लेकर के इसको जो है करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा संचित भूमि।
अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त क्षारुओं को जो है धातुओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है कि डैश आवर्त में, देखिए क्वेश्चन छूटने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, ठीक है। तो उसको आप लोग जो है बनाएंगे इसको, इसलिए जो है मैंने छोड़ दिया, 2 बार ट्राई करने के बाद नहीं हुआ। तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो फॉर्मूला होगा ये C3 और आपका जो H7 होगा, इस पर आप लोग इसको जो है बनाइएगा, स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा और लास्ट में आपको डबल बॉन्ड आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 में जो है धातुओं को शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए हमारा पहला दिया गया आकार के बारे में आपको बताना है। तो आकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए एक ठोस कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कहा जा रहा है कि कंटेनर का आकार लेते हैं तथा गैसों का कोई आकार नहीं होता है। तो बिल्कुल आपका ये चीज़ें करेक्ट है। सेकंड की अगर हम बात करें तो तरलता को लेकर के आपको डिफाइन करने हैं। आसानी से बहता और बाह्य बलों के प्रभाव में अपने आकार में बदलाव होने देना यह पदार्थ का गुण है और तरल पदार्थ और गैसों दोनों यह गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर जो है दोनों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कि शीर्ष कजर की शीर्षस्थ विभोजिती उत्तक उसके शीर्षस्थ भाग में वृद्धि स्थल में पाए जाते हैं। तो सत्य याद रखेंगे ये तना एवं जड़ में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधे को बढ़ावा देते हैं। और ये मुख्य रूप से जो है शीर्षस्थ उत्तक विभोजिती की उत्तक जो है इसे क्या करता है कि विकसित करने में जो है मदद पहुंचाती है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लेमडा के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। तो इलेक्ट्रॉन की गति से बनती है। एक कार एक कजर की कजर यहाँ पर आपका कि बरहीगत भाग से गिरती है, 0.9 सेकंड में भूमि पर आती है। तो टकराने के बाद चाल क्या होगा, जस्ट भी मैंने आपको रिवील कराया है, स्किप करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। तो देखिए दोस्तों अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि 0 से लेकर के आपके 7 और फिर 7 से लेकर के आपके 14 तक होता है। तो सबसे अधिक जो अम्लीय होगा ये 7 से कम जैसे होते हैं, तो ये आपके जो है काफ़ी ज़्यादा अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। और 0 होगा तो आपके अम्लीय काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg तथा वस्तु का वेग दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए साथियों हाफ एम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 30 kg दिया गया है। वेलोसिटी की बात करें तो v स्क्वायर यानी 5 × 5 होगा। 2 बार में इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 बार में 15 × 5 = 75 और 75 यानी 75 इंटू अगर 5 की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 375 जूल। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो दोस्तों ग्रंथि विहीन की अगर हम बात करें तो देखिए सरीसृप आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमोनिया में N2H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होते हैं। तो देखिए अमोनिया की बात कर लेते हैं, यानी आपके NH3 के बारे में बताना है, इसका रेशियो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों आपका इसका रेशियो की अगर हम बात करें तो अमोनिया के बारे में पूछा जा रहा है कि अमोनिया और आपके जो है नाइट्रोजन के संबंध में बताना है। तो देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन आपका दिया गया है, तो हमें पूछा जा रहा है कि जो है नाइट्रोजन यानी N2 और H2 के द्रव्यमान के संबंध में क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 14:3, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग जो है फाइंड आउट भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान हमेशा होता है। तो देखिए नाइट्रोजन और आपको अमोनिया के बारे में पूछा जा रहा है, नाइट्रोजन और आपको हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें कि 3 हाइड्रोजन आपको दिया गया है।
तो साथियों यहाँ पर बात करें चूंकि इसका 3 टोटल आपके समस्थानिक होते हैं, तो यहाँ पर आपका देखिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो 14 हो जाएगा और यहाँ से ये आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपकक्षाएं शामिल नहीं होती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों हम लोग नेक्स्ट सेट में जो है एंटर कर चुके हैं, तो ऐसा करते हैं कि इस सेट को यहाँ पर जो है छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास आएगा इस सेट को जो है अपलोड आपको कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।